बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस गनी। मैं आपको फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी के हवाले से इसमें चंद जो अहम पॉइंट्स थे जो हमारे जो कि पिछले लेक्चर में रह गए थे वो आज हम इसमें कवर करेंगे। तो आज हम इसमें पहले चैप्टर्स में हम अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते रहे हैं कि अद्वियात जो है ना वो अब्जॉर्ब किस तरह से होती हैं, कौन कौन से अवामल उसको अफेक्ट करते हैं। आज हम इसमें जो फर्दर डिटेल से देखेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यानी कि जो ड्रग एक जिस्म के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाती है तो वो किन किन टिश्यूज़ की तरफ जाती है, कहाँ कहाँ जाके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फर्दर तकसीम हो जाती है। तो आइए चलते हैं। इन फालिन नफोज यानी कि पैसिव डिफ्यूजन, तो अदविया के साल में या तो खुलिया की दीवारों में मौजूद सुराखों के ज़रिए पाकन ये आइन में हल होकर नफूज के ज़रिए ये हरकत करते हैं, सुराखों के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हमारी जो सेल वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर सुराख भी होते हैं जिसके ज़रिए जो अदविया है वो एक सेल से दूसरे सेल में नफूज हो जाती है, या सेल से बाहर आ जाएगी या सेल से अंदर आ जाएगी। तो गुज़र दीवार के ज़रिए इस तरफ इर्तकाज़ी शरह यानी कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के रासत मुतनासब है और अदविया का चिकनाई पजीरी पर। इसमें कुछ अहम है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंड करता है कि एक दवाई दूसरी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हाई इर्तिकास से थोड़े इर्तिकास की तरफ जाना, ज़्यादा इर्तिकास से थोड़े इर्तिकास की तरफ जाना, इसको हम पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं या पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास चंद मॉलिक्यूल हैं जहाँ इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये मूव करेंगे, ये किस तरफ मूव करेंगे जहाँ मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है। तो इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है कम है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन टू इनटू दी अनदर इज कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ हमारे पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन, अपने कम इर्तिकास से ज़्यादा इर्तिकास की तरफ जाना, इसके नतीजे में हमें एनर्जी की ज़रूरत भी होती है। तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इस चीज़ को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी कि अपने जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके बरक्स मूव करना, यानी कि जिस तरफ हवा चल रही है उसके बरक्स मूवमेंट करना, उसके बरक्स हरकत करने को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एक दूसरी चीज़ है अदविया का चिकनाई पजीरी पर। वो अद्वियात जो कि चिकनाई में हल पजीर हैं, फैट सोलुबल हैं या लिपिड सोलुबल हैं, वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती हैं और जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे फैट सेल्स की तरफ होगी, जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, जो कि चर्बी के टिश्यूज़ हैं, वहाँ पर जो चिकनाई में हल होने वाले अद्वियात है वो उनका स्टोर हाउस बन जाता है, यानी कि फ़ैट एक स्टोर कर लेता है अद्विया को एक लंबे अरसे तक। तो ये एक इन अफाली निज़ोम था। से हमारे पास इसमें जो दवाई है निथारना, जैसे कि हम किसी चीज़ को निथारते हैं, निथारने के अमल को हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। पानी या पानी में हल शुदा जो मुरक्कबात हैं वो सुराखों के ज़रिए हल हो जाते हैं। उनका जो नफूजी दबाव होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर हम उसको आबी दबाव भी कह सकते हैं या आबी जमूदी दबाव भी कह सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज़रिए जो है ना वो गुजर जाती हैं। यानी कि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा वो दवाई जो पानी वाली है वो जल्दी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर दाखिल हो जाएगी। मसलन ये जो ग्लोमेरुलर में निथारने का जो अमल है, ग्लोमेरुलर जो कि हमारा हिस्सा है, किडनी का हिस्सा है, गुर्दों का हिस्सा है ग्लोमेरुलर, जिसका काम है फिल्ट्रेशन करना। इसके डायग्राम कुछ आपके सामने।
ये हमारे पास एक बोबन कैप्सूल है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हैनले, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, और आखिरी हमारे पास ये कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाती हैं। तो ये हमारे पास जो एक गुच्छा होता है ब्लड कैपिलरीज का, उसको हम ग्लोमेरुलर कहते हैं। एक हमारे पास अफरेंट आर्टरीज होती हैं और कुछ हमारे पास इफरेंट आर्टरीज होती हैं। तो ये जो आर्टरीज हैं ये हमारे ये जो कि आपको नेफ्रॉन जो कि हिस्सा है किडनी का, गुर्दों का हिस्सा है, जिसका अमल निथारने से है। तो ब्लड पूरे प्रेशर के साथ जो है इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आता है, तो ये फिर इस चीज़ को नथार देता है। किस चीज़ को नथार देता है? यहाँ से स्टेप बाय स्टेप क्या बनता रहेगा? यूरिया बनता रहेगा, यूरिन बनता रहेगा, जिसमें यूरिया भी मौजूद है। तो ब्लड क्या हो जाएगा, यहाँ से इस वाले हिस्से से फिल्ट्रेशन का अमल जो है ना वो शुरू हो जाएगा, नथारने का जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो कैपिलरीज हैं ये हमारे पास पूरे नेफ्रॉन के ऊपर जो है ना वो ये फैली होती हैं, जिसका काम अब्जॉर्प्शन से होता है, रीअब्जॉर्प्शन से होता है। तो ये था कुछ नथारने का। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के एक दवाई जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गई, खून के अंदर आ गई, तो उसने बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, या वो टिश्यूज़ के अंदर टिश्यूज़ के अंदर वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, या वो मस्कुलर टिश्यूज़ होंगे, या वो बोन्स होंगी, या वो फैट के टिश्यू होंगे, या वो किडनी भी हो सकती है, लीवर भी हो सकता है, पेंक्रियाज भी है। यानी कि ब्लड के अलावा जितने भी हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो सारे के सारे टिश्यू कहलाएंगे। ब्लड इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन एक टिश्यू से दूसरे की तरफ मूव करने को हम डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। तो खून में जज़ब होने के बाद अद्विया तमाम जिस्म में तकसीम हो जाती है, डिवाइड हो जाती हैं, और बाज़ अज़ा में तवाज़न जल्द वाक़या हो जाता है। तवाज़न यानी कि ब्लड कंसंट्रेशन इन ब्लड और कंसंट्रेशन इन द टिश्यू, जो तवाज़न है, जो बैलेंस है, वो जल्दी बरकरार हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। और तकरीबन 6 मिनट में जो है ना वो जिगर, हड्डियों और चिकनाई वाली बाफ्तों में तवाज़न पैदा होने में काफ़ी वक्त दरकार होता है। और इसके अलावा जो तमाम चिकनाई में जो हल पजीर अशिया हैं, जो इनके मरकबात हैं, अशरून की जो है ना जो शरियानें होती हैं, उसकी अंदरूनी तह से जो है ना वो नफूज होते हैं। और चिकनाई में गैर हल पजीर जो अशिया हैं सुराखों के ज़रिए गुजर जाती हैं। यानी कि चिकनाई वाली जो अद्वियात हैं, जो अगर वो गैर हल पजीर हैं तो वो फिर किसके ज़रिए गुजरेगी? सुराखों के ज़रिए। और बाज़ अद्वियात खुसूसी तौर पर बाज़ बाफ्तों में जमा हो जाती हैं। बाफ्तों में जमा हो जाना यानी कि हम इसमें मिसाल देंगे एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट है, वो चर्बी वाली जो अद्वियात होती है, चिकनाई वाली अद्वियात, उनको वो स्टोर कर लेती है, जिसको रेजरवायर का नाम भी दिया जाता है। तो कौन सी बातें इसमें हमारे पास? एडिपोज टिश्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर स्टोरेज ऑफ ड्रग के अद्विया जो है ना वो किसी खुली के अंदर भी जो है ना वो जाके स्टोर हो जाती हैं। जैसे कि थायोपेंडिन की अगर बात करें, जो कि हम कन्वर्जेंस के केस में भी देते हैं, तो या फिर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें जिसमें वो आयोडीन को जमा कर लेता है। तो कुछ अद्वियात होती हैं मेनिंजाइटिस के केस में, जिसे हम सर्द और बुखार भी कहते हैं, तो उसके ज़रिए भी दिमाग के अंदर वो नफूस पजीर हो जाती हैं और वहाँ जाके जमा हो जाती हैं। तो बाज़ अद्विया बाज़ बातों के लिए मखसूस मिलान रखती हैं। मसलन थायोपेंटोन है, चिकनाई वाली बातों में यकजा हो जाती है। या फिर अगर क्लोरोक्वीन की बात करें तो क्लोरोक्वीन जिगर के अंदर टेट्रासाइक्लिन जो भारी धातें हड्डियों में जो वो क्या हो जाती है, जज़ब हो जाती है। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो है ना वो आयोडीन जमा हो जाता है। और कम मुद्दत का जो असर रखने वाली अशिया हैं, जो अद्वियाँ हैं, जैसे कि थायोपेंडन सोडियम है, उसकी मुद्दत कम होती है और बहुत कम मुद्दत में असर वाली जो है ना वो
नशा आवर या मस्कन आवर अद्वियात है जो कि थायोपेंटेन जो शॉर्ट एक्टिंग है। इसके अलावा बारबिचुरेट्स होते हैं जो दिमाग के ज़रिए सरियत करके जो है ना वो दिमाग के अंदर जाके जमा हो जाते हैं और फिर खून में दवाई की मकदार कम हो जाती है और इसका इर्तिकाज़ भी कम हो जाता है। यानी कि एक दवाई जो कि दिमाग के अंदर चली गई है उसका फिर वापस खून के अंदर आना भी बहुत हल्का हो जाता है, स्लो हो जाता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स के अदविया के असर करने के मुख्तलिफ तरीके हम इसमें सिलेक्टिव पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फ़िज़िकल तरीके को भी देखते हैं और केमिकल और बायोकेमिकल तरीके को भी देखते हैं और इसमें स्पेसिफिसिटी इसकी खसूसियत को भी इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं इनके। मुंतखबा सिमत के ज़रिए तो बाज़ ऐसे अमल हैं जो चंद मकामी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कुछ अवामल ऐसे हैं तो खुलियों को जहर आलूदा कर देते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की हैयत बदल देते हैं। इनमें यह सलाहियत होती है कि वो प्रोटीन की नेचर को क्या कर दें, तब्दील कर लें। तो ऐसे नुकसान को हम, ऐसी टॉक्सिसिटी को हम खुलियाती अफ़ाल को इर्रिवर्सिबल डैमेज कहते हैं। यानी कि जब एक प्रोटीन मुतासर होती है वो फिर दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में कन्वर्ट नहीं होती, तो इस चीज़ को हम इर्रिवर्सिबल डैमेज कहते हैं कि यानी कि वो वाला डैमेज, वो वाला नुकसान जिसका खमियाजा जिसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को हम इर्रिवर्सिबल कहते हैं। मसलन तेज़ाब ले लें या असाब, भारी दांतें, फिनोल और क्रिसोल, ये एक जहरीले मरकबात हैं जो अगर एक दफ़ा स्किन को जला दें तो दोबारा फिर स्किन अपनी असली हालत में नहीं आती। यानी कि ये किस चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रोटीन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी जो हियत है, उसकी जो नेचर है वो चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। तिबी तरीके में हम देखें तो कुछ हमारे पास प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए तहफ़्फ़ुज़ी फ़ाल होते हैं। प्रोटेक्टिव एक्शन तो इसको भी मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया गया। अगर मैं बात करूं कि मालिश की अद्वियात जो कि डिमल्सन होती हैं, डिमल्सन्स कहते हैं, इस तरह काम करती हैं कि अगर ज़ख़म हो या जल गया हो तो हम इसके साथ वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये उन्हें रगड़ से बचाती हैं, रगड़ से महफूज रखती हैं और तहफ़्फ़ुज़ी एजेंट एज ए जो कि प्रोटेक्टिव एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और जिससे जो ज़ख़म है वो भी मुंदमिल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लुब्रिकेटिंग एजेंट्स की बात करें, मदन का फ़ाल जो होते हैं इसमें हम पैराफिन का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड पैराफिन जो कि एक गैर आपिल है और ये दोनों तरीके से दिया जाए तो कब्ज़ को दूर करता है क्योंकि ये आंतों को मदन यानी कि लुब्रिकेट करके फुजले को नरम करता है। यानी कि ये जो कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है, उसमें जो स्टूल्स होते हैं, जो फीसिस हैं, वो हार्ड हो जाते हैं और उनके बाहर निकलने में रुकावट पेश आती है। तो उस सूरत में हम फिर लुब्रिकेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक लिक्विड पैराफिन भी है। तो ये फुजले को भी क्या करती है, नरम करती है, जिसके ज़रिए हमें कॉन्स्टिपेशन से निजात हासिल होती है। इसके अलावा हमारे पास एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन जैसे कि पहले बता चुका हूँ तो कि हवानाती जो चारकोल है जो कि जानवर से इसे हासिल किया जाता है, गैसों, अलकली नुमा और जहरीले मादों को जज़ब करके भी असर कर देता है। जो हवानाती चारकोल है ये यूनिवर्सल एंटीडोट हम इसे कहते हैं और ये कितने भी जहरीले मादे हैं ये इनको बेअसर कर देता है। और इसके अलावा कोलिन जो जरासीमी जहर जज़ब करके बेअसर कर देती है। कैओलिन हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि जरासीम के जहर को जज़ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो जहर हमारे ब्लड में नहीं जा पाता। इस तरह असहाल और पीचस में इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें हम ऑस्मोटिक प्रेशर की नफूज़ी अमल की तो इसमें हम मैग्नीशियम सल्फेट 10 टावर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये इसका अफेक्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्योंकि इसके जो बर्क पारे जो आयंस हैं वो बहुत कम जज़ब होते हैं और इस तरह आंतों में जो पानी रखते हुए नफूजी दबाव उस चीज़ को डालते हैं। यानी कि वो पानी के जो फिर पानी जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो 10 टावर में रिलीज़ होता है तो उसकी जो रिलीज़ है वो बाहर आने का जो प्रोसेस है, वो पानी के बाहर आने का प्रोसेस वो कम हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए। इसके अलावा अगर बात करें कि खुलियों के आमतौर रफ्त का तरीका बदल कर तो इसमें हम इंसुलिन के ज़रिए खुलियों में ग्लूकोज का इंतज़ाम बढ़ जाता है। इंसुलिन के ज़रिए यानी कि इंसुलिन का अफेक्ट है
अगर ग्लूकोज हमारा जो जिस्म के जो खुलिए हैं वो सेल हैं ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो इससे ज़ाहिर होता है कि इंसुलिन की कमी है। तो फिर हम इंसुलिन को जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं, जिसके अंदर जिस्म के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर चली जाती है और खुलिए जो सेल होते हैं उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी के तौर पर, और कोलिन का इस्तेमाल की कोलिनियम के ज़रिए रोका जाता है। इसके अलावा अगर हम केमिकल फैक्टर की बात करें तो मैदे में जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि पैराइटल सेल से खारिज होता है कि फाजिल मिकदार को सोडियम बाइकार्बोनेट के ज़रिए ज़ाया किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हम जितने भी जो अल्सर के लिए अद्वियात लेते हैं तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए जो सिरप्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं जो कि एसिडिटी को कम करते हैं। ये हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट है ये एक असासी मरकब है और इसके बरक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एक तेज़ाब है। तो इसमें जो सिट्रेट्स हैं और बतौर एज ए एंटीकोएगुलेंट भी असर करता है। हमारे पास जितने भी सिट्रेट्स हैं वो एज ए एंटीकोएगुलेंट खून को जमने से बचाते हैं। तो मस्बत वर्ग पारों के साथ मिलकर पेचीदा मरकब बना देते हैं ये जो सिट्रेट्स हैं, और ये आयन मुंजमद होने के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा हयातियाती केमिकल तौर पर की बात की जाए या बायोकेमिकली बात की जाए तो इसमें मैं मिसाल दूंगा सल्फोनामाइड की, फोलिक एसिड। तो सल्फोनामाइड क्या करता है, फोलिक एसिड के लिए जहरीले असरात ज़ाहिर करते हैं। सल्फोनामाइड फोलिक एसिड के लिए जहरीले असरात ज़ाहिर करते हैं और फिर जो बैक्टीरिया फोलिक एसिड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए नुकसानदेह हैं। और सल्फोनामाइड जो है हमारे पास ये जो सल्फोनामाइड और पैरामाइनो बेंजोइक एसिड जिसे हम PABA भी कहते हैं उस पर फूकियत हासिल है। सल्फोनामाइड्स को पैरामाइनो बेंजोइक एसिड पर फूकियत हासिल है क्योंकि जहां जरासीम पैरामाइनो बेंजोइक एसिड से जो जरासीम है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से फोलिक एसिड तैयार कर सकते हैं, इसमें फोलिक एसिड की तैयारी को रोक देता है। यानी कि सल्फोनामाइड्स जरासीम को रोक देता है अपना फोलिक एसिड बनाने के लिए। तो अगर हम पैरामाइनोबेंजोइक एसिड देंगे तो उससे वो बैक्टीरिया फ़ायदा उठा लेता है। इसके अलावा पेनिसिलिन और पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड जो है ना वो पेनिसिलिन को पर और पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड पर फूकियत हासिल है। किसको? प्रोबेनिसिड को। प्रोबेनिसिड को जिन दो कंपाउंड्स पर फूकियत हासिल है उसमें एक है पेनिसिलिन और दूसरा पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, और ये वो मादे जो मादे गर्दी नालियों के खुलिए में अखराजी अमल के ज़िम्मेदार हैं, एक्सक्रीशन के ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा पेनिसिलिन और पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड के असर को ज़्यादा देर तक बरकरार रखा जा सकता है। इससे हम पेनिसिलिन और पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड के असर को दोबारा फिर बरकरार रख सकते हैं अगर हम साथ में किस चीज़ का इस्तेमाल करें, प्रोबेनिसिड का। हमारे पास मखसूसियत यानी कि स्पेसिफिसिटी, ये बहुत ही अहम हिस्सा है। यानी कि स्पेसिफिसिटी मखसूसियत, कोई भी अद्विया जो जिस्म के अंदर दाखिल होती है वो जिस्म के अंदर अपने एक मखसूस रिसेप्टर रखती है। उन रिसेप्टर्स पर अद्वियात बाइंड कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और बाइंड करने के बाद वो अद्विया अपना असर दिखा देती हैं। अगर इन रिसेप्टर्स की कमी हो जाए जिस्म के अंदर तो वो अद्वियात भी जिस्म के अंदर कोई अपना असर नहीं दिखा सकते। तो बाज़ अद्विया मुख्तलिफ असर की हामिल होती हैं और बाज़ खुलिए के अज्जाए तरकीबी के साथ मिलकर अमल करती हैं, और ये खुलिए के जो अज्जाए तरकीबी हैं अद्विया के असरात के साथ बराह रास्त मुलव्वस होते हैं। तो उनको वसूल कनिंदा या कबूल कनिंदा कहते हैं या फिर रेसिपिएंट्स कहते हैं, और ये खुले की सतह पर वाक़ होते हैं। जितने भी ये जो रिसेप्टर्स हैं जो वसूल कनिंदा हैं ये खुलिए के रिसेप्टर्स पर प्रेजेंट होते हैं। और जब खुलिए की बात करें तो इसमें हमारे पास सिंपल टिश्यूज़ भी आ सकते हैं और ग्लैंड्स भी आ सकते हैं, तो जिससे ये सरीउल अमल होते हैं और अपना असर दिखाते हैं। और इसी के साथ अगर शिक्लो हमज में भी तब्दीली ज़ाहिर करते हैं। रिसेप्टर्स अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेते हैं, तब्दील करते हैं, और वो अद्विया जो रिसेप्टर्स पर लगी हुई है, वसूल कनिंदे पर लगी हुई है, जो तासर कनिंदा या वसूल कनिंदे के साथ मिलकर दवा के असरात को मरतब करती है। तो ये समझा जाए कि इसमें ख़ास ताल्लुक़ और क़ुव्वत असर है जो इनको मुतहर्रिक रखते हैं, मुहर्रिक रखते हैं।
और अद्वियात जो वसूले की निंदा है, वसूले की निंदा पर जाके लगती हैं, रिसेप्टर के साथ अमल करती हैं, मगर कुव्वत असर ना हो तो इसको ज़िद मुहर्रिक कहते हैं। यानी कि बाज़ अद्वियात हैं जो रिसेप्टर्स पर बाइंड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो जाती है। तो एसिनाइल कोलिन, इसमें एसिटाइल कोलिन, ट्रोपेन मुहर्रिक, एसिटाइल कोलिन और ट्रोपेन मुहर्रिक और ज़िद मुहर्रिक की मिसालें हैं। जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है वो एक मुहर्रिक कंपाउंड है। इसके अलावा अगर ट्रोपेन की बात करें वो एक ज़िद मुहर्रिक है। यानी कि एक जो दवाई है दूसरी दवाई को रिसेप्टर के साथ बाइंड होने से रोकती है, इसको हम ज़िद मुहर्रिक कहते हैं। तो ये देखो, इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं वसूले की निंदा की, तो हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अगर हम पैरासिम्पथेटिक की बात करें, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम या सिम्पथेटिक सिस्टम, और इसमें हम अल्फा रिसेप्टर्स को भी देखते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को भी देखते हैं, हिस्टामीन के रिसेप्टर बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी क्लास है इन रिसेप्टर्स की, जो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।